आईसीयू और सीनियर एडवाइजर रामाकृष्णा सेवाश्रम हॉस्पिटल और सीनियर कंसल्टेंट फॉर टीआईएस क्रिटिकल केयर। जोरदार तालियां डॉक्टर मिलिंद जी के लिए भी। तो चलिए इस सेशन में हम बात करेंगे, जाहिर है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। शुभम, प्लीज़ आप भी अपनी सीट पर आइए और इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। शुभम मेरे सहयोगी और साथ में मैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी हमारे बीच में आए और लगातार डॉक्टर्स से हम बात कर रहे हैं, चिकित्सक जो अलग अलग क्षेत्र से हैं और मिर्ज़ापुर की जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर में, जैसा कि अभी मंत्री जी ने भी कहा है कि लगातार हम उस ओर काम कर रहे हैं, और मिर्ज़ापुर में एक वक्त था कि बहुत सी दिक्कतें रहती थी और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कुछ देर पहले कि जब एकदम से मरीज़ को ज़रूरत रहती थी उसको बनारस जाना पड़ता था या आसपास कहीं बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था और तब तक उसका इलाज के अभाव में निधन भी हो जाता था कभी कभी। तो उन तमाम जो ज़रूरतें थी वो धीरे धीरे लोगों की पूरी हो रही हैं और मिर्ज़ापुर जो है वो अब एक अलग दिशा में गतिमान हो रहा है। यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में लोग ग्रोथ कर रहे हैं। क्या बदलाव आया है डॉक्टर सनिल? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब से पॉपुलर चला है हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हम वो सुविधाएं दे रहे हैं जो पहले नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कैथ लैब भी है। हमारे पास मिर्ज़ापुर का इकलौता और पहला एमआरआई है, which is a very important machine for diagnostic purposes. तो मिर्ज़ापुर में हमारे पास निक्कू, पिक्कू, सिक्कू, मिक्कू, आईसीयू, आईसीसीयू, वी हैव एवरीथिंग। मरीज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मरीज भी खूब आ रहे हैं। और हमने ये भी जाना है कि यहाँ के लोग शायद उतने पैसे नहीं रखते हैं जितने कि शायद मेट्रो सिटीज़ में रखते हैं। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ मेट्रो, तो मैं ये देख रहा हूँ। तो हमने उनके लिए सुबह के टाइम पे फ्री ओपीडीज़ भी रखी हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी को पैसे की बिल्कुल ही अभाव है तो हम उसके टेस्ट और आगे प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कर दें। ये हम देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। इस सब के बावजूद पॉपुलर ग्रुप नर्सिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे है और हमारे बच्चाओं में और मिर्ज़ापुर इटसेल्फ में नर्सिंग के 2 कॉलेजेस हैं। बच्चाओं का कॉलेज तो आप मान लीजिए कि यूपी का नंबर 1 कॉलेज है एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी जी। और यहाँ से हमारे काफ़ी बच्चे जो निकलते हैं वो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में अपने आप को एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। तो एक ये चीज़ नर्सिंग की, एम्प्लॉयमेंट की। दूसरा, जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है उनको प्रदान करना, ये पॉपुलर ग्रुप का ध्येय है। मेरा मिशन और हमारे पॉपुलर ग्रुप का मिशन बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर at an affordable cost. This is what we are going to get and this is what we are giving. क्योंकि अगर वो अफोर्डेबल नहीं होगी तो लोग शायद एमआरआई जिसको कराने के लिए वो बनारस, प्रयागराज या कहीं और जाएंगे, वो यहाँ पर करा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, कैथ लैब की सुविधा, रात बेरात कोई दिक्कत आ रही है तो वी कैन काउंटर दैट, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारे जो ग्रुप चेयरमैन हैं डॉक्टर कौशिक, ये सब उनकी छत्र छाया में हो रहा है एंड ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव कि वो ये चाहते हैं कि हम वो सब चीज़ें जो कि डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ की जनता को दें एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ये हमारा प्रण है, ये हमारा मिशन है और यही हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, और लगातार मिर्ज़ापुर इस और भी ज़्यादा गति से बढ़े, ऐसी हम आशा करते हैं।
डॉक्टर अतुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा हेलो। कि आर्थो के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, और आप शायद उसी क्षेत्र से आते भी हैं, मिर्ज़ापुर में क्या कुछ बदलाव आया है जब से सरकार का परिवर्तन हुआ पिछले 5 से 10 साल की अगर हम बात करें? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कॉन्क्लेव करा के उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। शुक्रिया सर। और जब हम आए 2017 में, हमने यहाँ पे आए तो हमें लगा कि यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने जर्नी अपनी शुरू की। धीरे धीरे वहाँ के रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, तो ट्रॉमा जो थे वो बेचारे लाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। दूसरे यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ट्रॉमा रिफ़र कर दिया करते थे, तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात होती थी कि भाई ट्रीटमेंट हमने भी वही पढ़ाई पढ़ी है जो उन्होंने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें थी वो नहीं होने के कारण वो बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन आज के दिन में हम लोग ये कह सकते हैं कि लो प्राइस में, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही पुअर है, फिर भी हम अच्छी ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं जो कि किसी बनारस या इलाहाबाद में उपलब्ध हैं। तो अब बहुत सा सुधार आया है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हुई है, प्लस यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से कई डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है। इसके वजह से हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट यहीं पे उनको कम प्राइस में दे पा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये पहले कारपेट बेल्ट था, उससे पहले पीतल का काम हुआ करता था, पर अब जो है कारपेट का काम बहुत ही लिमिटेड हो गया है और कई यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आए और काफ़ी लोगों को नौकरियाँ मिले तो वो अच्छी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बनारस और इलाहाबाद के अपेक्षा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी उसके द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम कि उसके जो ड्रॉबैक्स है कि वो पैसे हमें टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पुअर पेशेंट को लो कॉस्ट में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को डॉक्टर्स के ऊपर नॉर्म्स में रिलैक्सेशंस देना चाहिए, क्योंकि जो आयुष्मान भारत है वो उसमें जो होती है पैसे बहुत कम दिए हुए हैं, पर पेशेंट पैसा बहुत कम दिया हुआ है। फिर भी अगर उसमें उसका इलाज हो जा रहा है तो नॉर्म्स में अगर वो बहुत ज़्यादा नॉर्म्स हाई रखेंगे तो आगे जाके ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक बात। उसके वजह से जो होगा पर पेशेंट कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और जो पुअर पेशेंट का अपने ज़िले में जो ट्रीटमेंट है वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट है उनको ये देखना चाहिए कि नॉर्म्स में जो पिछड़े इलाके हैं उनमें नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये एक मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी बदलाव करके जितने ही हॉस्पिटल है उसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेके, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा होता है और उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और अगर हमें बिना मतलब के उन इंस्ट्रूमेंट्स या उन चीज़ों को ख़रीदना पड़े, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी आयुष्मान में हमें ये कहा जा रहा है कि हमें परमानेंट डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे। अगर हम परमानेंट डॉक्टर्स रखेंगे उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए तो एटलीस्ट हमें 4 to 5 लाख रुपीज़ एक डॉक्टर को देना पड़ेगा, और अगर हम उनको 4 to 5 लाख रुपीज़ देंगे तो हम ट्रीटमेंट उस रेट में नहीं कर पाएंगे आयुष्मान में जो कि उसको मिल रहा है। चलिए, हम ये आशा करते हैं कि रिलैक्सेशन आपको मिले। माननीय मंत्री जी इस बात को सुन रहे होंगे और मैं ये आशा भी करता हूं कि आप डिप्टी सीएम साहब जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है उन तक ये बात पहुंचाएंगे और आपके ही जिले के, आपके क्षेत्र के चिकित्सकों को ये आराम मिले। बिल्कुल। और पैनल में जितने भी डॉक्टर्स आए हैं सभी की मुख्य समस्या यही है। मेरा जो बेसिक सामने ये नहीं है कि वो चीज़ों में कट किया जाए जिसमें जो रिक्वायर्ड है उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा जाए जो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाखों में एक पेशेंट को बचाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर उनको नॉर्म्स में डाल देने की वजह से वो 50-50 लाख के और 1-1 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उससे क्या होता है कि पर पेशेंट कॉस्ट उसका ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात है, हमारे जो मेडिकल में प्रॉब्लम ये आ रही है सीएमओ के द्वारा कि रेगुलर डॉक्टर्स वो कह रहे रखने के लिए। रेगुलर डॉक्टर्स अगर हम एम्प्लॉय करेंगे तो हमें परमानेंट उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, और अगर हम उनको सैलरी देंगे तो हम पर पेशेंट जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो हमें ऑन कॉल बेसिस की सुविधा दी जाए कि जब पेशेंट हमारे पास रिक्वायर्ड है, डॉक्टर्स आएँ, अपना फीस लें और उसको देख के, ताकि उस पर पेशेंट कॉस्ट जो है उसको कम रखा जा चलिए सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर मिलिंद, मैं आपके पास आऊँगी। टेलीमेडिसिन को लेकर आप काम करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर मैं चाहूँगी कि आप कीजिए। सबसे पहले मिर्ज़ापुर के सभी रहवासियों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं गुड़गांव फोर्टिस में सीनियर कंसल्टेंट हूँ क्रिटिकल केयर में। लेकिन 2 साल से हम लोग मिर्ज़ापुर से जुड़े हुए हैं और उतना ही अब लगाव महसूस करते हैं जितना यहाँ पे पीढ़ियों से रहते हुए लोग हैं। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट था क्रिटिकल केयर थ्रू टेलीमेडिसिन, यानी eNext ICU, which is the tele ICU services we are providing to the internal area of the nation, यानी जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं। क्योंकि हम इतने साल से, लगभग 15-20 साल से क्रिटिकल केयर सर्विसेज दे रहे हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं। यानी एक पेशेंट कोई भी आए तो जो छोटा पेशेंट है या गरीब पेशेंट है वो तो सोच भी नहीं सकता है उस टाइप के ट्रीटमेंट केयर के लिए। इसलिए हम काफ़ी साल तक मंथन कर रहे थे कि हम छोटे शहरों तक, छोटे गाँव तक कैसे पहुँचे। तो प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे शहर, छोटे गाँवों में हॉस्पिटल्स भी छोटे रहते हैं और इतनी अफोर्डेबिलिटी, जैसे सर ने अभी बोला, इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती कि पूरा फुल टाइम इंटेंसिविस्ट या फुल टाइम फिजिशियन रख सकें। तो हमारा मॉडल ये रहता है कि हमारा एक कमांड सेंटर है गुड़गांव में, वहाँ से हम वहाँ पे राउंड द क्लॉक इंटेंसिविस्ट, जो इंटेंसिव केयर फिजिशियंस रहते हैं, फुल फ्लेजेड ट्रेंड, वो लोग बैठे रहते हैं। और छोटे हॉस्पिटल्स जो भी रहते हैं वहाँ पर हम जुड़े हुए रहते हैं। तो वहाँ पर 24/7 मॉनिटरिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो प्रोसीजर्स वगैरह, जो छोटी चीज़ें हैं, जो रेगुलर चीज़ें हैं, वो आके रेगुलर डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारा 2 साल पहले कनेक्टिविटी बनी थी रामकृष्ण सेवाश्रम के साथ में। वहाँ पर हमने 2 साल पहले से ये वाली सुविधा शुरू की, अपग्रेडेशन ऑफ द ICU किया, जिसकी वजह से हमारे रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। और ऑफ कोर्स जो फैसिलिटी अब गवर्नमेंट की तरफ से ये वाली है आयुष्मान की, वो एक, बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, मैं थोड़ा सा आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो एक गरीब आदमी के पास कभी भी आ नहीं सकता है। तो एटलीस्ट हम कुछ तो प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, कुछ तो हम उसको एक लेवल तक का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, गवर्नमेंट को भी हम लोग बताते जाएंगे, उसमें जैसे रिम्यूनरेशन पार्ट है उसको बढ़ाना, जैसे सर ने अभी चीज़ें बोली, उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट उसकी वजह से गरीब आदमी की पहुंच क्रिटिकल केयर या एडवांस लेवल ऑफ द कार्डियक केयर, एडवांस लेवल ऑफ द सर्जरीज तक पहुंच चुकी है। जो आदमी पहले ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा या हिप रिप्लेसमेंट कराऊंगा, वो भी अब करवा सकता है अंडर द आयुष्मान। तो इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि जो क्रिटिकल केयर का हमारा जो प्रोजेक्ट है कि गांव-गांव, शहर के गांव की तरफ जाएं और बिल्कुल इंटरनल एरिया तक जो हम फोर्टिस या बड़े से बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकें। यही उसके आइडिया के साथ हम रामकृष्ण सेवाश्रम के साथ जुड़े हुए, उसको आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी पहल है आपकी, और ग्रामीण अंचल तक भी ये अच्छी तरीके से पहुँचे, ऐसी हम आशा करते हैं। डॉक्टर सनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बाकी डॉक्टर्स से भी जब हम बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही थी कि जागरूकता का अभाव बहुत ज़्यादा है लोगों में, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर पाठक बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि बोन सेटर हर गांव अलग अलग जगह मौजूद है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो लोग सही जगह जाने की बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय पहले वहाँ जाना उचित समझते हैं कि, और फिर उसमें कभी कभी पैरालिसिस तक चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस जागरूकता के अभाव में कैसे जागरूकता लाई जाए, इस और कुछ पहल आप लोग की रहती है या करेंगे इस इवेंट के बाद? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले पैसे का क्रय और विक्रय
कैश में होता था, फिर यूपीआई आ गया और मोदी जी ने दिखा दिया फ्रांस के उनको कि कैसे मैं 7 रुपए या 10 रुपए देता हूँ एक चाय के लिए, और वो पैसे यहाँ से गांव के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि हम कोई ऐसा ऐप बनाएं जिससे कि मरीज को अपॉइंटमेंट मिल जाए फॉर टेलीमेडिसिन, वो रिमोटली बैठा हुआ है और उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए या उसको फ़ोन पे उसको ये सुविधा मिल जाए। दिस कैन बी डन। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये हमारे हाथ में है, और उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं ये भी हमारे हाथ में है। सिर्फ सोच की बात है। जब हम यूपीआई को पूरे इंडिया में फैला सकते हैं तो क्यों नहीं हम कुछ ऐप्स को, हेल्थ ऐप्स को ऐसे फैलाएं कि मरीज को एक कोने में भी वो सुविधा मिल जाए जो वो सोच रहा है कि एक शहर के आदमी को ही मिलती। क्यों नहीं मिल सकती? दिस इज ऑल पॉसिबल। ओनली थिंग इज वी हैव कोविड में हमने किया भी, आरोग्य सेतु करके हम ऐप लाए थे। तो इस कोविड में हमने ऐसा किया भी था, एक आरोग्य सेतु करके गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च की थी। जो कोविड का टाइम था, जो फर्स्ट टाइम था, 90% ऑफ डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, हमें यह नहीं मालूम था कि कोविड है क्या, बिकॉज रिसर्च वर्क वॉज नॉट देयर। तो किसी को नहीं मालूम था। वी वर सिटिंग इन मेट्रो, जब हमें वहाँ नहीं मालूम था तो मैं बाकी पेरिफेरीज की क्या कहूँ। बट स्लोली एंड स्लोली वी वर एनलाइटेंड अबाउट द सब्जेक्ट कि ऐसे होना है। वो बात दूसरी है, आप देखिए ना कि इटली के सारे लोग चाइना गए और वापस जब गए तो वहाँ इटली में ख़त्म हो गए, बिकॉज कोविड वहाँ से फैला, चाइना से, और इटली में पूरी तरह से फैल गया। तो इवन वहाँ के गवर्नर साहब उड़ गए। दिस इज ऑल बिकॉज नोबडी वॉज नोइंग कि ये यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच जाएगी एक सेकंड के अंदर। तो कोविड में जो हम कर रहे थे, अब जो हम कर रहे हैं, तो हमने कोविड पे काबू भी पा लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं कर सकते, अगर ये हम ऐप्स बनाएं या इस तरफ सोचें तो हम टेलीमेडिसिन ऐप्स, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स। जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ने इनिशियली ये कहा दिल्ली के अंदर कि हम ही करेंगे, और जब नहीं संभला तो प्राइवेट वालों को सबको कहा नहीं, प्लीज हेल्प अस आउट। तो कभी भी प्राइवेट को, सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर अलग नहीं कर सकती। वी हैव टू गो हैंड इन हैंड एंड गो फॉरवर्ड टू मीट आवर गोल्स। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट को हमें साथ लेना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, और जिस तरह के आपके कॉन्क्लेव हो रहे हैं उससे जो विचार निकल रहे हैं उनको कार्यान्वित और इम्प्लीमेंट भी करना होगा। बिल्कुल सुनील जी, और आपने जो यहाँ पर ये आइडिया दिया है, जाहिर है कि यहाँ पर खुद शासन के और प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, ये सुन भी रहे हैं। और जाहिर है जिस तरीके से आपने ऐप को लेकर बात की, इसी तरह से कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक हेल्थ कार्ड को लेकर अनाउंसमेंट भी किया था बेसिकली, कि एक पैनल पे सारी चीज़ें किसी भी मरीज़ की रहेंगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो उससे हर बार उस बीमारी के लिए नई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी उसी दिशा में एक कदम है, डिजिटलाइजेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इस तरफ जल्दी बढ़ेंगे। अतुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, लेकिन हम उसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, वो है हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप। जनरली हमने देखा है कि लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, बॉडी में कोई भी पेन होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, वो फौरी तौर पर हमें आराम मिल जाता है, या हम उसके आदत में आ जाते हैं कि हम ये मेडिसिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में हमें पता चलता है बहुत वक्त बाद, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है कि बीमारी बड़ी है। तो ये जो हेल्थ चेकअप है, रूटीन चेकअप जो है, इसको लेकर क्या समय सीमा होनी चाहिए और लोग इसको लेकर जागरूक क्यों नहीं है? नहीं, हेल्थ चेकअप तो कराना चाहिए, हर साल कराना चाहिए, और उससे अवेयर रहते हैं। अब मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो सारी ज़्यादातर जांचें वहाँ हो जाती है, सिंपल जांचें, और किसी को और आगे जाना है तो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोग कैंप लगाते रहते हैं रेगुलर, उसमें भी आके वो सब्जेक्ट वाइज या स्पेसिफिक जांचें करा सकते हैं, और बाकी रेगुलर जांच कराते रहना चाहिए एक अवेयर इंसान को। और
कभी कभी ये बोर्डसम भी हो जाता है कि हम बिना मतलब के कोई जांच कराना चाहें, जैसे जो चीज़ हमें नहीं है और परेशानी नहीं है तो उन चीज़ों के जांच जो होता है वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही कराना चाहिए और बिना मतलब के नहीं कराना चाहिए। जैसे अब कोई हार्ट का जांच है, या अगर उसको परेशानी नहीं है, फिज़िकली वो फिट है और चलने फिरने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो बड़े बड़े जांच भी कराना मुश्किल हो जाता है और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो बीमार हैं भले उनको जांच के लिए जाना चाहिए, और ज़्यादातर सिंपल जांचें होती हैं वो सब सारे मेडिकल कॉलेज में भी हो जाती हैं और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं। और समय समय पे कोई हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो कैंप्स के माध्यम से इनको एड्रेस भी करते हैं कि भाई वो फ्री में भी हो जाएं, और जो उसमें से पेशेंट निकले उनको हम ट्रीट भी कर लें, चाहे आयुष्मान के केसेस के थ्रू या फिर जो भी उनके पास सहूलियत उपलब्ध हो पैसे के माध्यम से, उनको हम लोग कैच भी करते हैं भाई। तो इसकी बातें नहीं हैं, ये बातें काफ़ी अब पुरानी हो गई हैं। जांच वाँच सब आजकल होने लग गए हैं छोटे छोटे जगह में भी। मैं गाँव में भी जाते रहता हूँ, वहाँ पे भी CHC PHC में भी बेसिक जांचें सारी हो जाती हैं। नहीं, जांच बिल्कुल होती है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी, जल्दी से कोई जाने को तैयार नहीं होता। नहीं, वो तो देखिए क्या होता है कि जब तक वो काम उसका बाधित नहीं हो जाता तब तक वो कराना नहीं चाहते। वो एक मेंटलिटी है कि भाई पैसे लगेंगे, हमारा समय खराब होगा, कुछ निकल गया तो और भी कुछ होगा। ठीक बात है। वजह से डॉक्टर मिलिंद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि बड़े शहरों से भी डॉक्टर्स आकर और छोटे जनपदों में, छोटे जगहों पर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा, वहाँ भी आ रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा रहे हैं। ये सेवा भाव है या फिर इसमें कोई और अवसर ढूंढते हैं, क्या है? मैं चाहूँगा थोड़ा सा खुल के और संक्षेप में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि कोई भी डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए नहीं भागता है। क्योंकि पैसे के लिए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आई एम कम्फर्टेबल, मुझे कोई सुबह जाऊँ शाम को घर पे लौटूँ, दिन भर मैं अच्छे से काम करूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अंदर हर डॉक्टर की एक आग रहती है कि मैं उस व्यक्ति तक पहुँचूँ जिसको मेरी ज़रूरत है। क्योंकि आप लाखों कमा लीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, लेकिन एक जब निस्वार्थ भाव से कोई आपको नमस्ते करता है, वो जो आनंद मिलता है वो करोड़ों में आनंद नहीं है। ठीक, तो वो वाला एक उद्देश्य रहता है। दूसरा ये है कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो जाता है, भले ही वो पानी का हो या किसी का स्ट्रेंथ का हो। तो अभी जितना भी एक्यूमुलेशन है स्पेशलिस्ट का, डॉक्टर्स का, वो बड़े शहरों में है। तो डेफिनेटली जब एक्यूमुलेशन है कि फ्लो टूवर्ड्स द लोअर साइड भी जाएगा ही जाएगा, ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और जो हेल्थ सर्विसेज है ताकि वो अपने रेवेन्यूज़ भी बढ़ा सकें। देखिए, बिना रेवेन्यू की दुनिया चलती नहीं है, यानी स्पष्ट रूप से बोलूँ। लेकिन जो मैंने पहली वाली भावना, उसका भी उतना ही समान रूप से प्रभाव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमसे शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम सेशन में आगे बढ़ेंगे और साथ ही अगले सेशन में भी हम चर्चा करेंगे मिर्ज़ापुर को लेकर, मिर्ज़ापुर